मैडम, थोड़ा क्वेश्चन गए साल में जो पेपर में क्वेश्चन आया ना, तो थोड़ा डिस्कस करना है। टाइम हाँ, अभी है? बताएं। टाइम है क्या एक दिन अलग से आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे? अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्या? हाँ हाँ, टीकाकरण के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाया जाता है? अच्छा, टीकाकरण के अंतर्गत कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? तो ये मेरे ख्याल से कम्युनिटी मेडिसिन वाला जो है, एक ये बंद हो गया। नाम क्या? जी मैडम, कम्युनिटी मेडिसिन का है। हाँ, ये कम्युनिटी मेडिसिन वाला हिस्सा है बेटा, अच्छा अच्छा। है ना? यार डॉक्टर साहब, गैस खत्म करने के लिए एक मिनट, ये कम्युनिटी मेडिसिन वाला पार्ट है। तो जो बुक होगी आपको उसमें पूरा दिया होगा इसमें टीकाकरण, क्योंकि अपने में सिर्फ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ही दिया हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। कब आया कब गया, ठीक हो जाएगा। जो 12 वैक्सीन से सिर्फ उन्हीं के नाम दिए गए हैं, बस इतना ही है उसमें, जो मैंने आप लोगों को आम बच्चे शराब बताया था देंगे वो ही। और भी एक दो तरह की दवा देंगे, कुछ परहेज बताएंगे। और भी कुछ है क्या? यार परहेज खाने पीने का नहीं होता है, होल्ड करिए। देश बनी रहेगी, लेकिन हाँ दिख रही सामने वो चीज तो खाना तो जरूरी है। देश का तकलीफ खाने पीने से तो आधारित है ना। सुबह मैं चाय नहीं पीता हूँ, आज क्यों पिया? आज मैं रोटी खा चुका हूँ। रोटी खाने के बाद चाय पिएंगे तो नुकसान नहीं होगा या बहुत कम होगा। यही चाय अगर खाली पेट पीता। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। जो डॉक्टर लोग नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो है, जैसे सारी डिसीजेस हमने पढ़ी, ब्लाइंडनेस कंट्रोल, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीजेस रिलेटेड प्रोग्राम जो थे वो, और इसके अलावा एनसीपी जो थे वो हमने पढ़े, इम्यूनाइजेशन जो था उसके बारे में पढ़ा। ये सारी चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसी डिसीजेस थी जिसमें मेजरली कैंसर जो है वो उभर कर दिख रहा था। इंडिया में कैंसर रेट जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहे थे। इंसिडेंस रेट जो था, इन्फेक्शन या डिसीज होने के जो रेट हो रही थी, स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया। एक ये चिंता का विषय हो गया था, क्योंकि भारत में कैंसर के केसेस बहुत अधिक मात्रा में देखने को हमें मिल रहे थे। हर साल 12.5 लाख केसेस जो थे वो ट्रीटमेंट के लिए कैंसर हॉस्पिटल्स में आ रहे थे। मतलब आप ये देखिए कितना हाई रेट था। 12.5 लाख पॉपुलेशन जो थी वो कैंसर से सफर होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए कैंसर हॉस्पिटल्स जो थे बने हुए थे, वहां पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे। मतलब इतना मेजर एक आंकड़ा जो था पॉपुलेशन का, वो कैंसर से जो था वो अफेक्ट हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसकी वजह से डेथ रेट जो थे वो भी काफी हाई हो रहे थे। और किसी भी टाइम पर जो कैंसर जो देखा जा रहा था, अप्रोक्सीमेटली 28 लाख केसेस जो थे वो सामने हमारे आए। जब सर्वे किया गया तो अप्रोक्सीमेटली 28 लाख जो कैंसर के केसेस थे वो हमें सामने जो थे वो देखने को हमें मिले। ठीक है, हर ईयर अप्रोक्सीमेटली 6.8 लाख डिसीज पेशेंट जो थे वो अपना दवाइयां जो थी वो कैंसर से रिलेटेड वो खा रहे थे, क्योंकि कैंसर का इंसिडेंस रेट ग्रेजुअली काफी हाई जो था वो होते जा रहा था। अब अगर हम इसमें देखें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसमें क्या-क्या चीजें जो थी, क्या-क्या आंकड़े जो थे वो ऑब्जर्व कर, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में कैंसर के मामले 2030, अभी चल रहा है 2023 चल रहा है, 2030 तक इसके जो इंसिडेंस रेट है वो और ज्यादा हाई होने वाले हैं। मतलब कम होने की बजाय इसके जो केसेस हैं कैंसर के वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसको बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 13.1 मिलियन जो है वो होने वाला है। मतलब इतना हायर जो है वो कैंसर के रेट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो आप सब जानते हैं कि कैंसर रेट जो है वो इतना ज्यादा हाई क्यों हो रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली जो रीजंस हमें दिखने वाले हैं, तो पहला है टबैको चुइंग,
सबको पता है, लिखा भी होता है उस पे, एडवर्टाइजमेंट में भी आता है, टबैको च्यूइंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड अ कॉज फॉर द कैंसर। बट स्टिल मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो टबैको च्यूइंग और सिगरेट स्मोकिंग जो है उसको कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कैंसर रेट है वो कहीं ज्यादा हाई जो है वो हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ अननोन रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर जो है वो हो रहे हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो अब प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर न्यू स्टैटिस्टिकल डेटा जो स्टैब्लिश किया गया, तो उनके अकॉर्डिंगली मेल और फीमेल जेंडर में अगर हम कैंसर के केसेस को बाइफरगेट या कैटेगराइज करते हैं, अजय कुमार जी प्लीज म्यूट कर लें हम, ठीक है। तो अगर हम बाइफर्गेशन करें मेल और फीमेल जेंडर के बेसिस पे कि फीमेल में प्रीडोमिनेंटली हमें किस तरीके के कैंसर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, या फीमेल प्रीडोमिनेंटली किन कैंसर से सबसे अधिक जो है वो सफर कर रही हैं, तो फीमेल में आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर, यूटराइन कैंसर या गर्भाशय का कैंसर, तीसरा जो इसमें देखने को मिल रहा था वो था कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। कोलोन और रेक्टम वाला जो एरिया था वहां पर कैंसर जो था होना, ये 3 मेजर एरियाज थे जहां पे फीमेल में प्रीडोमिनेंटली कैंसर जो है वो देखा जा रहा था, और फीमेल में इन्हीं 3 कैंसर के रेट जो थे वो काफी हाई थे, ठीक है। अब मेल की हम बात करें तो मेल में, पुरुषों में जो कैंसर हमें देखने को मिल रहा था वो था ओरल कैंसर, दूसरा लंग कैंसर, तीसरा स्टमक कैंसर। अब ये तीनों के पीछे का रीजन, कारण सबको पता है। ओरल कैंसर के पीछे जो रीजन मैक्सिममली देखा जा रहा था वो था टबैको च्यूइंग, उसकी वजह से। दूसरा लंग्स की अगर हम बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग, तीसरा स्टमक कैंसर की अगर हम बात करें तो अल्कोहल का कंजप्शन, ठीक है। और डाइटरी इन हैबिट्स की वजह से, पुअर हैबिट्स की वजह से कहीं ना कहीं पुरुषों में ये 3 तरीके के कैंसर सबसे ज्यादा जो थे वो रजिस्टर केसेस जो थे वो देखने को हमें मिल रहे थे, लंग्स के, ओरल कैंसर के और स्टमक कैंसर, ठीक है। अब इंडिया में हम बात करें कि मैक्सिमम पॉपुलेशन में जो कैंसर का जो कारण था वो अधिक मात्रा में टबैको यूज की वजह से ही देखने को मिल रहा था। दूसरा जो था अनअवॉइडेबल कॉजेस, जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जैसे कुछ केमिकल के कॉन्टेक्ट्स में आ रहे हैं कुछ लोग जो कि स्किन के लिए या व्यक्ति के लिए जो है हानिकारक रूप से काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता था। तीसरा सोशल फैक्टर्स जो थे, पर्टिकुलरली इसमें हम बोलें कि कैंसर जो था इंडिया में, इनइक्वालिटी, किसी भी तरीके की असमानताएं जो थी वो हमें मिल रही थी कि किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। कुछ पॉपुलेशन टबैको च्यूइंग की वजह से कैंसर से सफर कर रहा था, कुछ पॉपुलेशन में टबैको च्यूइंग जो था वो था ही नहीं, फिर भी वो कैंसर से सफर कर रहे थे। मतलब इनइक्वालिटी या असमानताएं जो थी कैंसर के कॉजेस में हमें कई जगहों पर देखने को मिला। तो ये WHO के आंकड़े हमें मिले, जो स्टैटिस्टिकल स्टडी जो की गई, डेटा जो कलेक्ट किया गया रिसर्च में, तो उनमें बहुत सारी चीजें जो थी वो सामने आई, और कुछ चीजें थी जिनका कारण हमें नहीं पता था, वो भी उनमें देखने को हमें मिला कि कैंसर जो है वो कुछ अननोन रीजंस की वजह से भी पॉपुलेशन में हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए WHO ने अपना प्रेडिक्शन दिया कि 2030 तक कैंसर के रेट जो है वो और ज्यादा हाई होने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पुअर कम्युनिटी की, अगर हम बात करें या पुअर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो वहां पर डेथ रेट जो थी वो सबसे ज्यादा हाई हो रही थी बिकॉज ऑफ द कैंसर, और जो एज उसमें देखा गया था, तो बिफोर 70 इयर्स ऑफ एज जो है उनमें डेथ जो थी वो हो रही थी, ठीक है। 70 साल की एज तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, और उससे पहले ही जो है उनकी डेथ जो है वो हो रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ द कैंसर। इसके पीछे अगर हम ये बात करें कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR जो रिसर्च कमेटी है, उन्होंने जो रिसर्च किया, जो डेटा कलेक्ट किया, जो सर्वे करके स्टडी करके जो चीजें सामने लेकर आए वो, तो उनमें उन्होंने ये सजेस्ट किया कि मेजर डेमोग्राफिक, मतलब जो जनसंख्या जो थी उनमें वेरिएशंस मिला हमें कैंसर के इंसिडेंसेस में, कैंसर होने के इंसिडेंस में। कुछ एरिया में पर्टिकुलर टाइप के कैंसर जो थे वो हो रहे थे, कुछ स्टेट में कुछ और तरीके के कैंसर जो थे वो प्रीडोमिनेंटली पॉपुलेशन में हमें देखने को मिला। तो अगर हम पूरे इंडिया को डेमोग्राफिकली अगर डिवाइड करते हैं, तो एरिया वाइज हम उनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। जब भी रिसर्च किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया को ले लिया,
पहले रिसर्च जो है वो स्टडी स्टार्ट करते हैं किसी एक रीजन से, कोई एक लोकेलिटी जहाँ पे केसेस हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है, वहां पे रिसर्च करने के बाद देखा जाता है कि प्रीडोमिनेटली अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की डिसीज है तो उनमें पर्टिकुलरली क्या कॉमन सिम्टम या क्या लक्षण कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है, जिसके बेसिस पे आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ अपने प्रिडिक्शंस और डाटा जो है वो देती है। ठीक है, इसी तरीके से जब इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टीम ने जब सर्वे किया तो इंडिया के बहुत सारे डेमोग्राफिक एरियाज में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के कैंसर जो है वो हमें देखने को मिले। तो कुछ जगहों के नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ऐजवाल डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया के मिजोरम जो है स्टेट, कैपिटल स्टेट जो है वहां पर अगर हम बात करें कि इंसिडेंस रेट ऑफ कैंसर कितना था, तो 273.4 की जो इंसिडेंस रेट जो था वो मैक्सिमम जो था पॉपुलेशन में देखने को हमें मिल रहा था कैंसर। अब किस तरीके का कैंसर था वो हम आगे देखेंगे कि वहां पर ऐजवाल जगह जो थी, डिस्ट्रिक्ट जो था मिजोरम में, वहां पर किस तरीके का प्रीडोमिनेंटली कैंसर जो था वो देखने को हमें मिल रहा था। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे बर्शी, शायद जो महाराष्ट्र के होंगे उनको पता होगा, बर्शी एक जगह है, रूरल एरिया है महाराष्ट्र का, वहां पे रजिस्टर्ड केसेस जो कैंसर के वो मिले वो थे अप्रोक्सीमेटली 51.8 जो था इंसिडेंस रेट जो था कैंसर का वर्षी में जो था वो नोट डाउन किया गया। या रजिस्टर्ड केस की हम बात कर रहे हैं, जो रजिस्टर हुए थे हॉस्पिटल में या कैंसर हॉस्पिटल में, जो केसेस एनरोल हुए थे ट्रीटमेंट के लिए, उनकी हम बात कर रहे हैं। अनरजिस्टर्ड केसेस तो अभी भी पड़े हुए थे, पेंडिंग में थे, जो कि डायग्नोस नहीं हुए, इग्नोरेंस हुआ पेशेंट की तरफ से खुद से, और जो ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ पा रहे थे, उनको छोड़कर जो रजिस्टर्ड केसेस हमें मिले, जो आंकड़े हमें मिले थे, वो थे 51.8% जो था वो केसेस जो थे वो रजिस्टर्ड किए गए थे कैंसर के अगेंस्ट। इसके अलावा डेटा जो रिफ्लेक्ट करता है, ये सारे जो डेटा जो थे जो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि इनके पीछे क्या कारण था, तो इनके पीछे प्रीडोमिनेंटली जो रीजंस देखे गए, जो कारण देखे गए, तो सबसे इंपॉर्टेंटली पर्यावरण या हम बोले एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो थे वो सामने आए। दूसरा कल्चर या हम बोले संस्कृति जो थी लोगों की, एरिया वाइज जो थी वो संस्कृति जो है वो चेंज होती जाती है, बोली भी चेंज होती जाती है, कल्चर जो था वो भी चेंज होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो भी चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं कैंसर का इंसिडेंस रेट जो है वो दो फैक्टर्स पे प्रीडोमिनेंटली डिपेंड हुआ, कि एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर, दूसरा कल्चरल फैक्टर की बेसिस पे। इन दो फैक्टर की बेसिस पे फर्दर रिसर्च स्टडी जो थी वो की गई, और फिर वहां देखा गया कि एरिया वाइज या डेमोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली कल्चरल और एनवायरमेंटल के बेसिस पर भी कुछ जगहों पर डिफरेंट टाइप के कैंसर केसेस जो थे वो रजिस्टर होना या रूल आउट होना शुरू हुए। तो इनमें अगर हम बात करें, दिल्ली, मुंबई, त्रिवेंद्रमपुरम में सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंटली ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो थे वो देखने को हमें मिले। तो मुंबई, दिल्ली और त्रिवेंद्रपुरम जो था, इन इलाकों में, इन एरियाज में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। दूसरा, जो रजिस्टर्ड केसेस कैंसर के बर्शी और ऐजवाल, गुवाहाटी इलाकों में जो हमें देखने को मिला, वहां पर सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर जो था वो औरतों में सबसे अधिक मात्रा में हमें देखने को मिला। तीसरा, जो स्टमक लिवर कैंसर की अगर हम बात करें, तो स्टमक और लिवर कैंसर मिजोरम में सबसे ज्यादा ये वाले केसेस जो थे वो रजिस्टर किए गए। गॉल ब्लैडर स्टोन, इनके अलावा अगर हम बात करें दूसरे केसेस की, तो गॉल ब्लैडर कैंसर भी एक कैंसर है जो सामने आ रहा था। तो गॉल ब्लैडर कैंसर जो था वो दिल्ली और जगह का नाम एक मिनट में बताती हूँ, दिल्ली में और डिब्रूगढ़ एक जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा गॉल ब्लैडर के कैंसर जो थे वो रजिस्टर होना शुरू हुए। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें कि कैंसर का जो बर्डन जो था बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और अभी भी बढ़ रहा है, कैंसर रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये बर्डन जो है, जब बोझ बढ़ने लग जाता है, तो ये सारे डेटास, ये सारे रिसर्च स्टडीज जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करते हैं,
जिसको हम बोलते हैं नीतियां बनाने में जो है वो मददगारी होते हैं, और इसके साथ साथ फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं, या गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, जो प्रोग्राम बनाया है, तो उनमें जैसे जैसे डेटा जो है वो कलेक्ट होता जाता है, रीजन जो है वो रूल आउट होते जाते हैं, तो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्ट्रेटेजीज जो है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो बनाना शुरू करती है, जो कि फ्यूचर में हेल्पफुल हो जाती हैं इन सारी कंडीशनों को सॉल्व करने के लिए। मैं दूसरी एक बार और रिपीट कर रही हूँ इतने ही पैरा को, बताती हूँ आपको कि प्रीडोमिनेंटली कौन से कैंसर जो है वो मेल में देखने को हमें मिलते हैं, फीमेल में किस तरीके के कैंसर आते हैं। तो WHO ने जब स्टडी करी तो 2030 तक कैंसर के रेट जो है वो और ज्यादा हाई होने वाले हैं। तो कितने ज्यादा हाई होने वाले हैं? तो 13.1 मिलियन जो है इनका केसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं 2030 तक। ठीक है, इसी के अलावा इनमें जो कॉजेज देखे गए, तो प्रीडोमिनेंटली कॉजेज में हमने ये देखा कि डेमोग्राफिकली मतलब एरिया वाइज जो है वो कैंसर के रीजन अलग अलग पाए गए। दूसरा, टबैको चूइंग जो था एक रीजन पाया गया, सिगरेट स्मोकिंग रीजन पाया गया, अनहेल्दी डाइट जो था वो पाया गया, जिसमें आप अल्कोहल कंजप्शन भी देख सकते हैं कि वो एक रीजन था, और कुछ जगहों पर अनअवॉइडेबल रीजन या अननोन रीजन जो थे वो हमें देखने को मिले, जो कि कैंसर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। दूसरा पॉइंट कि जेंडर के बेसिस पे अगर हम डिवीजन करें कि फीमेल और मेल में प्रीडोमिनेंट कैंसर जो है, तो मेल में प्रीडोमिनेंटली लंग कैंसर, ओरल कैंसर और स्टमक कैंसर, ये 3 मेजर कैंसर जो थे वो मेल पॉपुलेशन में या पुरुषों में सबसे ज्यादा जो थे वो रजिस्टर किए जा रहे थे। दूसरा, फीमेल में या महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में भी कुछ 3 प्रकार के जो कैंसर थे जो सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिल रहे थे। तो उनमें सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर या यूट्राइन कैंसर, तीसरा जो है वो है कोलोरेक्टल कैंसर। ये 3 तरीके के कैंसर जो हैं वो सबसे ज्यादा रजिस्टर किए जा रहे थे इंडिया में फीमेल में प्रीडोमिनेंट। कॉजेस की अगर हम बात करें तो टोबैको यूजेस जो था वो बहुत ज्यादा हो चुका है, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो चाहे ओरल च्यूइंग के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो है फैक्टर्स कहीं ना कहीं लोगों में कैंसर जो है वो डेवलप कर। दूसरा, सोशल या कल्चरल फैक्टर्स थे, वो भी इसमें उतना ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे कैंसर डेवलप करने में, जितना कि अदर फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर जो थे उसके साथ साथ। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन में पुअर पॉपुलेशन जो थी, पुअर कम्युनिटी वाले जो लोग थे, उनमें प्रीडोमिनेंटली डेथ रेट हाई रजिस्टर किए जा रहे थे, बिकॉज न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रॉपर नहीं था, डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी पुअर थी, बॉडी का खुद का रेजिस्टेंस सपोर्टिव नहीं था, जिसकी वजह से सर्वाइवल रेट जो था पुअर लोगों में वो लो देखने को हमें मिल रहा था। मतलब बिफोर द 70 इयर्स टच करने से पहले ही लोगों में जो है वो डेथ रेट रजिस्टर किया जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द कैंसर। ठीक है, अब हम आते हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्या सजेस्ट करता है कैंसर के रिगार्डिंग। तो ICMR जो है जो सजेस्ट करता है इसमें कि वेरियस कॉजेज जो थे, डेमोग्राफिकली वेरिएशन देखने के साथ साथ कैंसर के पीछे कुछ और रीजन जो थे वो देखे गए। दूसरा, एरिया वाइज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रीजन जो थे वो हमें देखने को मिले, पर्टिकुलरली किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइप के कैंसर जो थे वो देखने को हमें मिल रहे थे। तो ऐजवाल जो जिला है, ऐजवाल जिले में जो कैंसर रेट जो केसेस जो रजिस्टर हो रहे थे तो वो अप्रोक्सीमेटली 273.4 की दर से ये केसेस जो थे वहां पे रजिस्टर किए जा रहे हैं। इसके अलावा वर्षी जो महाराष्ट्र में आता है वहां पे 51.8% की रेट पे जो थे केसेस रजिस्टर किए गए थे, कैंसर के नॉन केसेस जो थे वो रजिस्टर किए। इसी के साथ साथ कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर की बेसिस जो रेट कैंसर जो आ रहे थे उनमें एरिया वाइज अगर हम बात करें, जैसे दिल्ली हो गया, त्रिवंद्रपुरम हो गया, मुंबई हाईली क्राउडेड एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है वहाँ की, पॉल्यूशन जो है वो रेट बहुत ज्यादा हाई है। इन सारी चीजों की वजह से यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली कल्चर की बेसिस पे अगर हम बात करें किस तरीके का कल्चर है वहाँ का, उनके बेसिस पे अगर हम बात करें तो प्रीडोमिनेंटली वहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस फीमेल में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे थे। दूसरा, बर्ष्टी या ऐजवाल या गुवाहाटी में सबसे ज्यादा केसेस सर्वाइकल कैंसर के रजिस्टर किए गए ICMR के द्वारा।
इसके साथ मिजोरम में स्टमक कैंसर, लिवर कैंसर जो थे कॉमनली रजिस्टर किए गए आईसीएमआर के द्वारा। साथ में ही गॉल ब्लैडर का जो कैंसर था वो दिल्ली और दिब्रुंगा जो जगह है वहां पर सबसे ज्यादा कैंसर जो थे वो गॉल ब्लैडर के पाए गए। ठीक है, ये आंकड़े रिसर्च स्टडी के बेसिस पे हमें देखने को मिले। ठीक है, जब ये सारे डेटा हमें मिले तो गवर्नमेंट के लिए ये आसान हो गया कि किस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके का सेंटर जो है वो हमें बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गुवाहाटी हो गया, मिजोरम हो गया, या बर्शी वाले जो इलाके थे जहां पे सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर मिल रहे थे, तो गवर्नमेंट के लिए ये कॉमन हो गया कि वहां पे सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेनिंग जो है वो करना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, और साथ में उसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट जो था वो देना जरूरी हो गया। तो एरिया वाइज डेमोग्राफिकली अगर हम देखें, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइप का अगर कैंसर है तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट या रणनीति बनाना गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया। जनरलाइज के बेसिस पे नहीं, पर्टिकुलराइजेशन जो था वो करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया कि एरिया के हिसाब से पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइप के कैंसर के लिए फैसिलिटीज जो थी वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दी। जब पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी तो डिसीज को कंट्रोल करना जो है पर्टिकुलर एरिया में आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सारे बर्डन्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज रणनीति जो थी वो बनाना शुरू करी, और इतने सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न जो था उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू करा। इन द सेंस हेल्पलाइन सेंटर्स जो थे वो बनाए, कैंपेनिंग करी अवेयरनेस के लिए, एजुकेट करा लोगों को कि कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, समय रहते उसका इलाज अगर करवा लिया जाए तो रिकवरी रेट जो है वो हाई है, और किस स्टेज में ट्रीटमेंट लेता है तो सर्वाइवल रेट जो है वो हाई हो सकता है। लाइफस्टाइल किस तरीके का व्यक्ति रखे जिससे कि उनका लाइफ जो है कैंसर के बाद स्मूथ रह सके, ये सारी चीजों पे गवर्नमेंट ने अपना फोकस जो था वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को? मैं इसका आपको मैं इसका जी मैडम। पिक्चर जो ये प्रोग्राम कब किस ईयर में स्टार्ट हुआ था कैंसर वाला? ये प्रोग्राम आपके बुक में वैसे तो दिया नहीं है, लेकिन 2011 मार्च में आईसीएमआर ने जो था वो अनुसंधान केंद्र जो था वो स्टैब्लिश किया था यहाँ पर। मैं और आपको कंफर्म बता दूं, इसकी पिक्चर मैं ये शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, 2 मिनट वेट करिएगा। ओके। एक में होल्ड करिएगा। ये जिनके पास पुरानी बुक है उनके लिए, बाकी नए वालों के पास तो ऑलरेडी सारा चीजें हैं, तो मैं उनको शेयर कर देती हूँ। शेयर कर दीजिएगा। मिनिस्ट्री जो था उन्होंने इस प्रोग्राम को 1975 जो था वहां पर स्टार्ट कर रहा था, उसके बाद से उसमें बहुत सारे संशोधन जो थे वो लेकर आए उन्होंने, और फिर ईयरली जैसे 2011 में फिर उसके बाद उन्होंने अपने सेंटर्स जो थे वो एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करे, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि केसेस आईसीएमआर का इन्वॉल्वमेंट जो हुआ था, ये सारी चीजें जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को ये इतना जो हमने पढ़ा है वो आप लोगों को मिल गया है, मिल गया? मशीष जी ने आप लोगों से शेयर कर लिया है। जी मैम, कर दिया। एक मिनट होल्ड करिएगा आप लोग। में
आईसीएमआर द्वारा जो है क्या चीजें उन्होंने शुरू करी अपने प्रोग्राम में, या ट्रीटमेंट या कैंसर की अगर हम बात करें, जो ट्रीटमेंट ले रहे थे उनमें उन्होंने क्या चीजें जो थी वो एड ऑन करी अपने मैनेजमेंट ऑफ कैंसर में, या कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे आईसीएमआर द्वारा जो शुरू किया गया था वो था एनसीआरपी। एनसीआरपी जो है उसका मतलब फुल फॉर्म में आपको बता देती हूँ, नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, रेडिएशन प्रोटेक्शन जो था वो प्रोवाइडल मेथड जो थी उन्होंने उसकी शुरुआत जो थी वो करना शुरू करी। एक बार रिपीट करना प्रजापति जी, रवि प्रजापति जी म्यूट कर लें। जी, नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है, एनसीआरपी। हम ये जो बुक में लिखा है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी हो सकता है क्या? नहीं, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम जो था उसमें उन्होंने, वो तो है ही, उसका शॉर्ट फॉर्म देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेडिकली अगर हम बात करें यहाँ पर जो आईसीएमआर के द्वारा जो शुरू किया गया था वो रेडिएशन जो था प्रोटेक्शन वो स्टार्ट किया गया था यहाँ पर। अगर नेशनल इसकी बात करें, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होगा एनसीसीपी। ठीक है जी मैम, थैंक यू। हाँ जी, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म्स भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार शॉर्ट फॉर्म जो है वो भी उससे भी पूछा जा सकता है। तो एनसीसीपी इज नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, और एनसीआरपी जो था वो नेशनल काउंसिल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है शाहीन जी, थैंक यू मैम। जी ठीक है। तो कैंसर से रिलेटेड और जो घटनाएं जो घटित हो रही थी उनके परिणाम जो थे, उनके डेटा जो थे वो संग्रह या कलेक्ट करना जो था गवर्नमेंट ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। इनके विज्ञापन जो थे, विज्ञापनों के थ्रू लोगों के अंदर या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो था अवेयरनेस अभी भी चल रहा है, गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है जिसमें कि अवेयरनेस कैंपेनिंग जो थी वो शुरू थी, और डॉक्टरों की टीम जो है अभी भी इस पे जो है वो रिसर्च कर रही है कैंसर के ऊपर। उसके जो साइड इफेक्ट जो थे, महामारी का पंजीकरण या हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन जो था वो किस तरीके से कितना जो था वो बढ़ रहा था। क्योंकि देखिए, अगर एक तरीके से अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं होगा, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत अच्छी कैंपेनिंग गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी, अभी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बहुत अच्छी कैंपेनिंग गवर्नमेंट की चल रही है। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंपेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने हर हॉस्पिटल सेटअप्स में फीमेल डॉक्टरों को एजुकेट किया, जो ट्रेनर थी, जो नर्सेस थी, उनको एजुकेट किया कि घर पर ही फीमेल जो है वो अपने ब्रेस्ट को किस तरीके से एग्जामिन करें अगर किसी तरीके का नोड उनको फील हो रहा है, और अगर कोई नोड फील हो रहा है तो किस एरिया में उन्हें नोड है उसको इग्नोर ना करते हुए वो इमीडिएटली अपने गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे और उसका डायग्नोसिस कंफर्म करवाकर उसका उपचार लेना शुरू करें। क्योंकि अगर कैंसर बहुत हायर ग्रेड पे स्प्रेड कर जाता है तो उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, सर्वाइवल रेट जो है वो पुअर हो जाते हैं। वहीं पर अगर डिसीज को अर्ली अगर हमने डायग्नोस कर लिया तो उसी के साथ जो है उसको कंट्रोल करना डिसीज को कई हद तक जो है वो इजी हो जाता है डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, तो फिर रेडिएशन, कीमोथेरेपी, उनके लिए एक प्रॉपर जो है वो प्लानिंग जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा जो है वो की जा सकती है मैनेजमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, जिससे कि डिसीज जो है, जो कैंसर जो स्प्रेड हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते। साथ में ही जब उपचार दे रहे होते हैं डॉक्टर, तो उसी के साथ साथ गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हैं वो उनको कुछ एडवाइस जो है उनके साथ देते हैं, जैसे कि रेगुलर चेकअप की एडवाइस देते हैं। साथ में ही अगर ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड इश्यूज हैं तो घर पे ही किस तरीके से चेक किया जा सकता है। डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो डॉक्टर साथ में बताते हैं। कितने समय के बाद मेडिसिन लेने के कितने समय के बाद उनको डॉक्टर को रीविजिट करना है, क्योंकि कई बार लोगों के अंदर धारणा होती है कि रेडिएशन और कीमो क्यों लेना जरूरी है, ये तो शरीर को और ज्यादा क्षीण कर देगी। सही है, वीक हो जाती है बॉडी, बट वो एक मेजर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे कि स्प्रेड ऑफ कैंसर जो है उसको रोका जा सकता है। तो यहाँ पर
पेशेंट को मोटिवेट और एजुकेट करने का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम चाहते हैं, जैसे कि हमने टीबी के पेशेंट में पढ़ा कि उनकी जो टीम वर्क थी वो लोगों को एजुकेट कर रही थी कि पूरा समय जो है वो इलाज लेना जरूरी है। इसी तरीके से कैंसर या कोई भी XYZ डिसीज होती है तो पेशेंट को मोटिवेट, एजुकेट करना, अवेयर करवाना कि इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो लेना जरूरी है, ना कि मिड ऑफ द ट्रीटमेंट में अगर आप छोड़ देंगे और ये सोचें कि इतनी रिकवरी हो गई अब लेने की जरूरत नहीं, मेरी बॉडी तो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी, तो ये गलत धारणा है। तो लोगों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा एज अ फिजिशियन कि नहीं, प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के विशेषज्ञ होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, वहां पर उनको समय से रेफर कर देना बेहतर होता है जिससे कि वो प्रॉपर समय पे प्रॉपर जो है वो इलाज ले सके। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स में कई बार पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ कैंसर को? ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजी, जैसे बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, तो जब कैंसर की स्टडी की बात करें, स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी और स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजिस्ट। वेरी गुड, ऑन्कोलॉजिस्ट। और जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए हम क्या लिखा होता है? ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। यस, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये 2 मार्क्स के जो हैं वो क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से यहाँ पे बनेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? हेलो मैडम, ये ऑन्कोजिन पहले से ही पता कर सकते हैं कि ये बॉडी में है कि नहीं, जिसको होगा उसी को कैंसर होगा और जिसकी बॉडी में नहीं होगा उसको नहीं होगा कैंसर, तो ऐसा होता है मैडम? देखिए, ऑन्कोलॉजी या कैंसर शरीर में जब तक वो नहीं हुआ है तब तक आपको लक्षण पता नहीं चलेगा। जब तक वो अपने क्लियर कट लक्षण देना शुरू ना कर दे तब तक आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि शरीर में या इस व्यक्ति को कैंसर होगा, इस व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा, हम नहीं पता कर सकते। ठीक है, हम ज्योतिषी स्टडी नहीं है ना, ये तो साइंटिफिक स्टडी है। नहीं मैडम, सर ने बोला था कि जिसमें ऑन्कोजिन होगा उसको कैंसर होगा, जिसमें ऑन्कोजिन नहीं होगा उसको कभी कैंसर नहीं होगा, चाहे वो कैसे। देखिए, ऑन्कोजीन की जो वो बात कर रहे हैं वहां पर हेरिडिटरी की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं? हाँ मैडम, ऑन्कोजीन की बात जो हो रही है, जो आप बात कर रहे हैं वो आ रही है हेरिडिटरी, जो जीन्स में लेके चल रहा है अपने साथ। फॉर एग्जांपल डायबिटीज जीन्स में लेके चल रहा है, फैमिली में हिस्ट्री आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो डायबिटीज रह रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कैंसर रह रहा है, तो वो जीन्स में आ चुका है। तो वहां पे परसेंटेज या रिस्क की हम बात करें तो सबसे ज्यादा हायर होता है वहां पर। तो यहाँ पर पेशेंट को, ऐसे केसेस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं प्रिकॉशनरी, जैसे डायबिटीज है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, तो वहां पर हम एडवाइस करते हैं कि रूटीनली डेली एक एज के बाद, अगर कोई यंग जनरेशन है तो एक एज के बाद जो है वो अपने रूटीन शुगर जो है वो चेक करवाता रहे और साथ में अपना मैनेजमेंट करता है, जिससे कि इन फ्यूचर, क्योंकि देखिए वो ससेप्टेबल है उस चीज के लिए।
लेते हूँ। तीन दिन बाद देखा क्या हुआ आपको बुखार बताइए आती का सबसे आ रहा सर्दी बुखार हफ्ते को दर्द करे एक महीने के अंदर वो भी दिखा दे नहीं थे हेलो क्या अब मैं उसमें कलर लेके उम्र क्या आपकी सर्दी है खांसी भी है सर्दी खांसी माथा कौन दुख रहा एक महीने के अंदर उतना ही दिखा दी घबराहट चक्कर कमजोरी लगे वाटर लगा दो सुबह सुबह गोली खाई तुम्हारी तबीयत कैसी है मेरी अच्छी थोड़ी बुखार तो आना बंद हुआ ना एकदम अच्छी तो नहीं है नहीं बुखार ना थोड़ा सा था कल रात को आया था और रात को नहीं आया आज वाटर ले हाँ जाती है छोटी वाटर ले ली ठीक बस गोली दे रहा तुमने सुबह की गोली खा ली थोड़ी खत्म हो गई आज कभी ना गोली खत्म